हाय फ्रेंड्स, मैं ब्रिजेश पटेल। आज हम कक्षा 10 के आधार पर प्रकाश चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है। प्रकाश के डिफिनीशन की बात करेंगे तो प्रकाश वह ऊर्जा है जो कि आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है। एक्चुअली प्रकाश कोई द्रव्य या पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भार नहीं होता। हाँ, एक प्रकार की एनर्जी जरूर है। अगर प्रकाश की बात करेंगे तो यह एक प्रकार की एनर्जी है जो कि आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता भी करती है। अब बात हम करते हैं कि प्रकाश के साथ जो जो मुख्य घटनाएं घटित होती है, तो प्रकाश के साथ जो मुख्य घटना घटित होती है वह है परावर्तन। परावर्तन की घटना क्या है, आइए इसको समझते हैं। पहले डिफिनीशन की बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। तो यदि आप डेफिनेशन को लिखना चाहते हैं, इसके परिभाषा को लिखना चाहते हैं, तो परावर्तन प्रकाश की वह घटना है जो किसी चिकने तल पर यदि प्रकाश पड़ता है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है। यानी इसको एक हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। यदि हम मान लें कोई चिकना तल है, इधर से अगर प्रकाश की कोई किरण इधर से जा रही है तो यह पुनः ज्यों ही प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो पुनः उसी अपने माध्यम में वापस आ जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी एक लाइन में परिभाषा अगर कही जाए तो ऐसी घटना जिसमें प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ती है और पुनः अपने माध्यम में ही वापस आ जाती है, इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब बात करते हैं सेकेंड घटना, जो कि अपवर्तन होता है। अपवर्तन क्या है? अपवर्तन वह घटना है जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, एक माध्यम यदि वायु में प्रकाश की चाल, कोई आप ले लीजिए, किसी बर्तन में आप पानी ले लीजिए जो कि पारदर्शी हो। अगर प्रकाश की किरण इधर से चलती है तो इधर माध्यम है वायु और यह माध्यम है जल। तो दो माध्यम हो गए वायु से, यानी कि एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाती है। मार्ग इसका प्रकाश का ये था, इसको इधर जाना था, लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो गई और पुनः यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पुनः इसका माध्यम चेंज रहा है। यहाँ जल है, पुनः यहाँ से यह वायु में प्रवेश करेगी। तो मार्ग इसका ये था इधर, इसको इधर जाना था, लेकिन पुनः आप देखेंगे तो यह प्रकाश पुनः विचलित हो जाए। यानी प्रकाश के किरण के विचलित होने की घटना को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। अब देखते हैं कि इन दोनों घटनाओं को अंजाम देने के लिए किस यंत्र की या किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश की घटनाओं को अंजाम देने के लिए जिन यंत्रों की सहायता ली जाती है उसे हम कहते हैं प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र। तो सबसे पहले हम परावर्तन की घटना के लिए यंत्र को देखेंगे कि परावर्तन किस यंत्र द्वारा होता है। तो परावर्तन के लिए जिस यंत्र की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं दर्पण। अब दर्पण की बात करें तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा जो होता है गोलीय दर्पण। थोड़ा सा जान लेते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण एक्चुअली जिस दर्पण का प्रयोग हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए अक्सर प्रयोग करते हैं वह होता है समतल दर्पण। इसमें जो प्रतिबिंब हमेशा जो होता है समतल दर्पण में, इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनने का अभी हम कैसे प्रतिबिंब बनता है इसके आगे देखेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम लोग दर्पण के बारे में समझ लें। तो समतल दर्पण दो प्रकार के, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ये दोनों जो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण हैं, दोनों परावर्तन की घटना को अंजाम देते हैं। तो समतल दर्पण आपने समझ लिया। अब गोलीय दर्पण की ओर देखते हैं। तो गोलीय दर्पण होता है
जिसका एक तल वक्र होता है। वक्र माने जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं गोली है, तो एक तल इसका वक्र होता है। और समतल दर्पण जैसा कि इसका नाम है समतल, इसके दोनों तल समतल होते हैं, जबकि गोली दर्पण में दोनों एक तल वक्र होता है, जिसके कारण से आप देखेंगे कि जो इसका परावर्तक तल है। एक चीज आपको और बता दें, दर्पण में दो तल होते हैं। एक होता है परावर्तक तल, परावर्तक तल। परावर्तक तल होता क्या है? जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को ही हम परावर्तक तल कहते हैं। आप अपने घरों में भी देखे होंगे कि जो समतल दर्पण होता है उसके पीछे एक तरफ कलई किया हुआ होता है, या तो हम कहते हैं पालिश किया होता है, पालिश किया हुआ तल। यह अक्सर रेड ऑक्साइड का होता है। यह जो पालिश होती है अक्सर रेड ऑक्साइड की होती है या पारा की पालिश होती है, और दूसरे तल से परावर्तन की घटना होती है। इसी तल को हम कहते हैं परावर्तक तल। बात हो रही थी गोली दर्पण की, तो गोली दर्पण भी एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। क्या होता है अवतल दर्पण? इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है। एक चीज आपको कॉमन सेंस की बात बता रहे हैं, ये देख रहे हैं केव, केव मीन्स होता है गुफा, और गुफा क्या होता है? गुफा अंदर की ओर दबा हुआ होता है। तो अब इसके हम शेप बनाकर दिखा दे रहे हैं अवतल दर्पण। ये इसका है परावर्तक तल। तो आप देख रहे हैं इसका परावर्तक तल क्या है? अंदर की ओर दबा हुआ है। और इसके इंग्लिश नेम में भी देखेंगे तो लगा है कॉनकेव, केव मीन्स गुफा, गुफा माने दबा हुआ, यानी जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। जस्ट इसके विपरीत दूसरा हम लोग देखे थे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। यह जस्ट इसका विपरीत होता है, शेप वैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो परावर्तक तल होता है वह उभरा हुआ होता है। ये इसका परावर्तक तल इधर होगा, तब इसे कहेंगे हम उत्तल दर्पण। एक बार और देख लेते हैं। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ हो, और उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो। यानी दबे हुए भाग पर यदि पालिश कर दिया जाएगा तो उत्तल दर्पण बन जाएगा, और यदि उभरे हुए भाग पर पालिश कर दिया जाएगा तो वह अवतल दर्पण बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि दर्पण बनाए कैसे जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिरर। तो बात करेंगे पहले समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है। समतल दर्पण किसी भी कांच की सीधी प्लेट पर एक तरफ रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाती है, और दूसरा तल हमारा परावर्तक तल हो जाता है, तो यह बन जाता है समतल दर्पण। समतल दर्पण। थोड़ा सा गोली दर्पण में समझने वाली बात है
कि गोली दर्पण कैसे बनाए जाते हैं। क्योंकि गोली दर्पण हमने आपको समझा दिया कि दो प्रकार का होता है। तो गोली दर्पण एक्चुअली क्या होता है, एक कांच का खोखला गोला लिया जाता है, खोखला गोला कांच का। अगर गोला है तो उसका एक केंद्र होगा, हम इसको सपोज कर रहे हैं यह कांच का खोखला गोला का केंद्र है। अब इससे समान दूरी पर एक हम कांच का खोखला गोला ले रहे हैं। एक्चुअली यह इसलिए बताया जाता है कि इसी से रिलेटेड इसके सारे डिफिनीशन आपको मिल जाएंगे। गोली दर्पण के सारे डिफिनीशन, यदि यह इसका केंद्र है, अब इसमें से कहीं से भी हम, अगर खोखला गोला है तो इसमें कहीं से हम कोई स्लाइस काटेंगे, जैसे ऐसे काट दिए तो इतना पार्ट निकल जाएगा, इतना पार्ट निकाल दिए हम, मान लीजिए इतना पार्ट निकल गया। इसके एक तरफ हमने अगर उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दिया तो देख रहे हैं उभरे हुए तल पर, हमने बताया अभी कि उभरे हुए तल पर यदि पॉलिश करते हैं तो कौन सा दर्पण बनता है, तब बनता है उत्तल दर्पण। और कोई पार्ट काट लिया, यहाँ से काट लिया हमने, ये पार्ट निकला इस प्रकार से। इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश करेंगे तो यह बनेगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और यदि अंदर वाले तल पर पॉलिश करेंगे तो यह बनेगा उत्तल दर्पण। तो कोई भी कांच का खोखला गोला लेते हैं, उसमें कई पार्ट करके, कई स्लाइस काट करके उसके अगर उत्तल दर्पण बनाना है तो हम अंदर वाले तल पर पॉलिश करते हैं, अवतल दर्पण बनाना है तो हम उभरे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे गोली दर्पण हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेंगे गोली दर्पण में जो मुख्य मुख्य भाग होते हैं उसके, उस भागों की चर्चा करेंगे कि गोली दर्पण के मुख्य मुख्य भाग क्या हैं। इसकी चर्चा के लिए हमको इस खोखले गोले को, जिससे हम पाठ लिए हैं, इसको ध्यान में रखेंगे तो और आसानी से हम समझ सकते हैं। तो चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण के मुख्य भाग। तो सबसे पहला है वक्रता केंद्र। इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा है वक्रता त्रिज्या। इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा है मुख्य फोकस। चौथा है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। और पांचवा है ध्रुव, पोल। तो इसके मुख्य भाग, एक पार्ट और है जिसे बोलते हैं हम लोग एपर्चर, या हिंदी में इसे कहते हैं द्वारक। सभी की चर्चा करेंगे बारी बारी से। गोली दर्पण चाहे जो भी हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, सबके लिए डेफिनेशन, 6 की डेफिनेशन एक ही प्रकार से होगी। इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन इस चित्र को बनाने का यह मकसद था कि इसको आसानी से आप समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वक्रता केंद्र की। अगर गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की बात की जाए तो उसकी डिफिनीशन होगी कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले से काटा जाता है उसका केंद्र, उस खोखले गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। एक बार फिर से सुनेंगे, गोली दर्पण जिस खोखले गोले से काटा जाता है उस खोखले गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इससे अगर हम कोई इस बड़े गोले से
हम कोई दर्पण काट के निकाल रहे हैं, अगर दर्पण हमारा चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, अवतल उत्तल तो केवल हम पालिश की दिशा बदल के कर देंगे। अगर बाहर पालिश कर दिए तो ये हो गया अवतल, अंदर पालिश कर दिए तो ये हो गया उत्तल। लेकिन अगर हम देखेंगे तो इसका केंद्र अगर इस खोखले गोले के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो इसका वक्रता केंद्र जो होगा वह इस खोखले गोले, जिस खोखले गोले से काट के निकाला गया है, उसी खोखले गोले का केंद्र होता है दर्पण का वक्रता केंद्र। तो ये हो गया दर्पण का वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो सेम उसी में जहां केंद्र है वहां हमको सिर्फ त्रिज्या लगा देना है। जिस खोखले गोले से दर्पण को काट के बनाया जाता है उस खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है, और त्रिज्या आप लोग जानते ही हैं, कक्षा 10 में है पढ़ रहे हैं, तो त्रिज्या आप लोग जानते हैं कि कोई भी गोला होता है त्रिज्या क्या होती है, उसके परिधि से लेकर के सेंटर के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होगी वह क्या होगी, दर्पण जिस खोखले गोले से काट के बनाया जाता है उस खोखले गोले की त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं दर्पण के केस में। अगर इसकी बात करेंगे तो यह जो होगा कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। थर्ड है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, देखिए जब हम किसी गोली दर्पण की बात करेंगे तो गोली दर्पण के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु रखी जाती है तो उस वस्तु से जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरणें निकलती हैं और वह परावर्तन, चूंकि दर्पण है तो यह परावर्तन की घटना करेगी, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष को जहां पर काटती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जहां पर काटती हैं उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। और यह छोटे दर्पणों के लिए क्या होता है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वह होता है इस वक्रता त्रिज्या का लगभग आधा होता है, लगभग आधा होता है। इसे हम कैपिटल एफ से डिफाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। यानी परिभाषा की बात करेंगे मुख्य फोकस की तो वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात आकर के मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये हो गया मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष की बात करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा पोल को समझ लेंगे, तब डेफिनेशन समझ में आएगा। ध्रुव को, दर्पण का ध्रुव क्या होता है। अब हम थोड़ा सा इस फिगर को हटा रहे हैं। देखिए दर्पण, गोली दर्पण को जब हम काटते हैं सामने से यदि हम देखेंगे तो उसकी जो आकृति होती है वह क्या होती है, एक वृत्त के समान होती है। सामने से देखेंगे तो उसका सरफेस एक वृत्त के समान होगा। अगर दर्पण अवतल है तो वह अंदर की ओर दबा हुआ होगा, अगर उत्तल है तो बाहर की ओर उभरा हुआ होगा। तो इस दर्पण के जो काटा हुआ दर्पण है उसका मध्य जो बिंदु होता है वही दर्पण का पोल होता है। अगर इस ऐसे बात करेंगे, इस दर्पण को ऐसे सामने से देखेंगे तो ये होता है, लेकिन दर्पण को साइड से देखेंगे, अवतल दर्पण की चर्चा कर रहे हैं, तो ये पोल इसका कहाँ होगा, सेंटर में होगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, पोल। यानी किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, सेंटर पॉइंट को हम क्या कहेंगे, दर्पण का पोल कहेंगे। अब बात कर लेंगे मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या है, अभी हमने आपको वक्रता केंद्र भी बताया और अभी हमने पोल भी बता दिया। वक्रता केंद्र क्या है, जिस दर्पण से, जिस खोखले गोले से दर्पण काट के लिया गया है उसका केंद्र, और पोल क्या है, जो दर्पण काटा गया है उसका मध्य बिंदु। इन दोनों मध्य बिंदुओं को एक काल्पनिक रेखा द्वारा हम मिलाते हैं। इस काल्पनिक रेखा को ही हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। बात करेंगे एपर्चर की। एपर्चर यानी द्वारक। जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं द्वारक, द्वार, जिस दरवाजे, जैसे घर का कोई दरवाजा होता है उससे हम प्रवेश करते हैं, दरवाजा कितना बड़ा है, कितने लोग उसमें एक साथ प्रवेश करते हैं। तो द्वारक होता है किसी भी दर्पण का द्वारक, उसका वह भाग होता है जिसमें से प्रकाश की किरणें उसके अंदर प्रवेश कर सके। यानी अगर छोटे दर्पणों की बात करेंगे तो छोटे दर्पणों का द्वारक पूरा दर्पण ही होता है, द्वारक यह होता है। तो ये आज हम लोग पूरा प्रकाश और प्रकाशिक यंत्र में
परावर्तन की घटना को देखते हुए हम लोग प्रकाशिक यंत्र को पढ़े, जिसके थ्रू हमने समतल दर्पण और गोलीय दर्पण को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम परावर्तन की घटना को भी समझाएंगे। धन्यवाद।